जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं भारत के तट, मैदान और घाट। ठीक है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहते हैं और पश्चिमी घाट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है। अब इसको मैप में देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक कौन सा एरिया है, कहाँ से कहाँ तक कौन सी पहाड़ी है, कहाँ से कहाँ तक कौन सा मैदान है। फिर इसको हम डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। ठीक है। ये देखिए, ये गुजरात से केरल तक का एरिया जो है क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक का एरिया पूर्वी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए, दमन से लेकर केरल तक का एरिया हमारा पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का एरिया पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक का एरिया उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, गुजरात से दमन तक का एरिया जो है उसको हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं और दमन से गोवा तक का एरिया कोंकण तट के नाम से जानते हैं और गोवा से केरल तक का गोवा से कर्नाटक तक का एरिया हमारा केनरा तट के नाम से जाना जाता है और कर्नाटक से केरल तक का एरिया मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये देखिए, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक का एरिया डेल्टा तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के एरिया आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु के बीच में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी में ही केप कोमोरिन स्थित है। ठीक है। ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, ये हमारा अरब सागर हो गया। ठीक है। इधर का एरिया पूर्वी घाट कहलाता है, इधर का एरिया पश्चिमी घाट कहलाता है। पूर्वी घाट को ही अन्य नाम से महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को ही अन्य नाम से सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोनों पहाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ नीलगिरी पहाड़ी का निर्माण हुआ है और नीलगिरी पहाड़ियाँ ही की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा हो जाती है। तो जब दोनों पहाड़ जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि बताइए पूर्वी घाट का अन्य नाम क्या है या पूर्वी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। और पूछ देगा कि बताइए पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में विस्तार में देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये घाट पर्वतों की ढलान ही है। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसकी सर्वोच्चतम चोटी या सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है। ठीक है। अब ये देखिए, नोट्स में लिख लीजिए, नीलगिरी पहाड़ियों को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी में ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि बताइए नीलगिरी पहाड़ी में कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है, तो कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो क्या बताएंगे? ऊटी नामक स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे हम इसको और पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट में जितनी भी नदियां आएंगी वो डेल्टा का निर्माण करेंगी। पूर्वी तट में जितनी भी नदियां आएंगी डेल्टा का निर्माण करेंगी और पश्चिमी तट में जितनी भी नदियां आएंगी तो ज्वारमुख का निर्माण करेंगे। दो एग्जाम्पल्स हो जाए कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करेंगी और कौन सी नदियाँ एस्चुरी का निर्माण या ज्वारमुख का निर्माण करेंगी। तो देखिए,
नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ किसका निर्माण करेंगी? एस्चुरी का निर्माण करेंगी या ज्वारनदमुख का निर्माण करेंगी। और गोदावरी और कृष्णा ये दोनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, डेल्टा बनाती हैं। ध्यान रखिए, उड़ीसा के आसपास का तटीय मैदान और महानदी का डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से ज़्यादा उपयुक्त है। इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जिसकी जनसंख्या देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं भारत के पर्वत। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। 29.3% भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, भारत के पर्वत को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। देखिए, उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मध्य एवं दक्षिणी भारत की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। यह हमारा हो जाएगा हिमालयन पर्वत रीजन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब इसको देखते हैं डिस्कशन। उत्तरी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा विश्व का नया मोड़दार पर्वत है। कौन सा पर्वत है नया मोड़दार पर्वत? हिमालय पर्वत है। इसी को युवा पर्वत नाम से भी जाना जाता है, हिमालय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नया मोड़दार पर्वत विश्व में सबसे नया मोड़दार पर्वत के नाम से भी हिमालय को जाना जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी की आयु नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। हिमालय पर्वत की आयु नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। आयु के आधार पर और नदियों के आधार पर, दोनों के आधार पर पढ़ेंगे। आयु के आधार पर भी देखेंगे, नदियों के आधार पर भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं आयु के आधार पर, फिर नदियों के आधार पर पढ़ेंगे। आयु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है: बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। यह हमारा महान हिमालय पर्वत हो जाता है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। लघु हिमालय, यह मध्य वाला पर्वत जो है इसको बोलते हैं लघु हिमालय। और ये वाला हमारा एरिया हो गया कौन सा? शिवालिक हिमालय वाला है, शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में विस्तार में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय क्या होता है? इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत का हिस्सा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8850 है। इसी पर्वत का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। बृहद हिमालय का हिस्सा माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? लघु हिमालय। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कौन सा पर्वत शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय को विस्तार में। ये हिमालय की सबसे बाह्य पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और ये हिमालय दक्षिण में स्थित है। किसके अपेक्षा दक्षिण में स्थित है? महान हिमालय की अपेक्षा में दक्षिण में स्थित है और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, तो बताइए सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो क्या बताएंगे? शिवालिक हिमालय। अब इसको आगे देखते हैं।
आगे हम लोग नदियों के आधार पर देख लेते हैं। नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, और पंजाब हिमालय को देख लेते हैं कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं पंजाब हिमालय, पहला देख लेते हैं पंजाब हिमालय। सतलज एवं सिंधु नदी के हिमालय को पंजाब एवं कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो क्या बताएंगे, सतलज और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, तो पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालयों से सबसे अधिक मानी जाती है या सबसे अधिक है, ठीक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी राइज हो सकता है कि बताइए पंजाब हिमालय किन राज्यों में या यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। तो क्या बताएंगे, कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसको देख लेते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी को, काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बताइए किस पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसी पर्वत श्रेणी में सर्वोच्चतम चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। कौन सी चोटी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही हमारी K2 या गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले कृष्णगिरी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए काराकोरम पर्वत का पुराना नाम या अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कृष्णगिरी नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये कौन सा पर्वत हो गया, काराकोरम पर्वत। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन। और ये कौन सा पर्वत हो गया, लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत। अब ये कौन सा पर्वत हो गया, जास्कर पर्वत। अब क्वेश्चन राइज हो सकता है कि बताइए सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती है, तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों पर्वत के मध्य में बहती है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के मध्य में कौन सी नदी बहती है, तो क्या बताएंगे, सिंधु नदी बहती है। अब ये देख लीजिए पीर पंजाल हो गया, पीर पंजाल पर्वत हो गया, धौलाधार पर्वत हो गया, ठीक है। ये शिवालिक पर्वत हो गया, शिवालिक पर्वत हो गया। अब देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी को समझ लेते हैं हम लोग, लद्दाख पर्वत श्रेणी को समझ लेते हैं। विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी कौन से पर्वत में स्थित है, तो क्या बताएंगे, लद्दाख पर्वत में स्थित है। कौन सी चोटी है, राकापोसी। क्वेश्चन अराइज होगा कि बताइए विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाली वाली चोटी राकापोसी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। ये देखिए, इसको अच्छे से इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। तो कौन सी है चोटी, क्या बताएंगे, राकापोसी चोटी है, राकापोसी। जास्कर पर्वत श्रेणी पंजाब हिमालय में ही स्थित है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी पीछे डिस्कस भी किया था कि लद्दाख पर्वत श्रेणी जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है, ठीक है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। धौलाधार, कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि बताइए धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य में कौन सी घाटी स्थित है, तो क्या बताएंगे, कुल्लू घाटी स्थित है। अब देखिए शिवालिक हिमालय को देख लेते हैं हम लोग, शिवालिक पर्वत श्रेणी को देख लेते हैं, ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला
है। इसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल और धौलाधर किस हिमालय में स्थित है? तो लघु हिमालय में स्थित है। इसी पंजाब हिमालय में जाफरान की खेती होती है। जाफरान के फूलों से ही केसर प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जाफरान के फूलों में ही क्या प्राप्त होता है? केसर प्राप्त होता है। केसर खाने से क्या होते हैं बच्चे? गोरे होते हैं। गर्भवती महिलाओं को खिलाया जाता है केसर ओसर, बच्चे गोरे गोरे पैदा हो। ठीक है। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हमने अभी एक एक करके पढ़ा था, इसको देख लेते हैं। मैप को देखते हैं। ठीक, इससे समझते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में कौन सा पर्वत है? कौन सा हिमालय है? कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। सतलज और काली नदी के हिमालय में कौन सा? सतलज और काली के मध्य में कौन सा हिमालय है? कुमायूं हिमालय है। और काली और तीस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? तो नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है? तो असम हिमालय है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए काली नदी, और ये चारों क्वेश्चन पूछेगा, चारों हिमालय से क्वेश्चन बनता है कि बताइए सिंधु और सतलज के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? तो पंजाब हिमालय स्थित है। और यह भी पूछ लेता है कि सतलज हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? तो कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? तो नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में कौन सा हिमालय स्थित है? तो असम हिमालय स्थित है। ठीक है। सतलज नदी और काली नदी के बीच में 320 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। ठीक है। ये हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय क्षेत्र कौन से क्षेत्र में फैला है? उत्तराखंड क्षेत्र में फैला है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। अब इस हिमालय का हिस्सा कौन कौन से हिमालय पर्वत हैं? देखिए, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। इसी हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमायूं हिमालय से ही होता है। गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, रामगंगा नदी हो गया, इन नदियों का उद्गम जो होता है कुमायूं हिमालय से ही होता है। ठीक है। कुमायूं हिमालय से ही होता है। अब चलिए आगे देखते हैं नेपाल हिमालय को। आगे देखते हैं नेपाल हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का 800 किलोमीटर का हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो नेपाल हिमालय स्थित है। इसकी लंबाई, इसके बीच में 800 किलोमीटर की हिमालय क्षेत्र नेपाल हिमालय पाया जाता है। ठीक है। ये कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। नेपाल हिमालय जो है कुमायूं हिमालय की अपेक्षा में अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्चतम चोटी या सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? इस हिमालय की नेपाल हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो जाती है। इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू एवं कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। ठीक है। नेपाल हिमालय में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित है। ठीक है। कंचनजंगा, अब देखते हैं कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में स्थित है। अब देखते हैं असम हिमालय को, देख लेते हैं।
लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हिमालय असम हिमालय कहलाता है। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला क्षेत्र असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत बहानी होती हैं, हमेशा बहती रहती हैं। इन नदियों का स्रोत ग्लेशियर से होता है, जिसके पिघलने से नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। इन्हीं ग्लेशियर के पिघलने से नदियाँ हमेशा बहती रहती हैं। जय हिंद। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।